नमस्कार। आज हम एक ऐसे आपराधिक मामले की पड़ताल कर रहे हैं जिसने हाल ही में काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। मेघालय हनीमून मर्डर केस, जिसे सोनम रघुवंशी मामले के नाम से भी जाना जा रहा है। हमारे पास इस केस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिपोर्ट्स हैं। हमारा मकसद है इन दस्तावेजों के जरिए इस काफी उलझे हुए मामले के ताने बाने को समझना, इसमें शामिल किरदारों पर एक नजर डालना और ये देखना कि कानूनी पेच कहाँ फंसा है और आगे क्या हो सकता है। तो चलिए इस सनसनीखेज मामले की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले हुआ क्या था? बात मई 2025 की है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के एक युवा कारोबारी राजा रघुवंशी की हाल ही में शादी हुई थी। वो अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून के लिए मेघालय गए थे। खास तौर पे सोहरा, जिसे हम सब चेरापूंजी के नाम से बेहतर जानते हैं, अपनी बारिश और खूबसूरत झरनों के लिए मशहूर जगह। सुनने में तो ये किसी भी नए शादीशुदा जोड़े के लिए एक सपने जैसा सफर की शुरुआत लगती है ना? बिल्कुल। खूबसूरत वादियां, नया रिश्ता। लेकिन ये सपना बहुत जल्द एक भयानक हकीकत में बदल गया। शादी के कुछ ही दिन बीते थे कि राजा रघुवंशी का शव मिला। और कहाँ मिला? सोहरा के पास ही, वेसावदोंग फॉल्स के नजदीक, एक गहरी खाई में। पहली नजर में ऐसी जगहों पर दुखद हादसे हो जाते हैं, मतलब कोई फिसल गया या संतुलन खो दिया। तो क्या ये सिर्फ एक हादसा था? शुरू में तो कई लोगों को यही लगा होगा। जाहिर है, चेरापूंजी का इलाका है, खूबसूरत है पर खतरनाक भी हो सकता है, खासकर मानसून के आसपास। गहरी खाइयां हैं, फिसलन भरे रास्ते, तो एक गलत कदम और हादसा मुमकिन है। तो पहली रिपोर्ट शायद इसी तरफ इशारा कर रही थी कि भाई हनीमून पर आए एक टूरिस्ट के साथ दुखद दुर्घटना हो गई। लेकिन पुलिस ने जब मामले की छानबीन शुरू की तो कहानी का रुख पूरी तरह बदल गया। कुछ ऐसे सुराग मिले, कुछ ऐसी कड़ियां जुड़ी जिनसे पुलिस को शक हुआ। उन्हें लगा कि यह मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है। जांच धीरे धीरे दुर्घटना की थ्योरी से हटकर एक सोची समझी साजिश की तरफ बढ़ने लगी। अच्छा, तो पुलिस को ऐसा क्या मिला कि उन्हें शक हुआ? क्या कोई चश्मदीद गवाह था या घटनास्थल से कुछ ऐसा मिला जिसने कहानी बदल दी? देखिए, पुलिस की जांच की बारीकियां तो अक्सर बाहर नहीं आती, खासकर शुरुआती दौर में। लेकिन जो जानकारी पब्लिक डोमेन में है उसके मुताबिक पुलिस को परिस्थितिजन्य साक्ष्य मिले होंगे और शायद कुछ शुरुआती बयानों में विरोधाभास भी नजर आया होगा। हो सकता है घटनास्थल की जांच, शव की स्थिति या फिर शुरुआती पूछताछ में मिली जानकारी ने उन्हें दुर्घटना वाली कहानी पर संदेह करने पर मजबूर किया हो। और धीरे धीरे पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि राजा रघुवंशी की मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। हत्या? जी हाँ, हत्या। और फिर जांच की सुई घूमी राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी और उनके एक कथित प्रेमी राज कुशवाहा की तरफ। पुलिस का आरोप है कि इन दोनों ने मिलकर राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। ओह, यानी पुलिस की थियरी ये है कि ये एक प्रेम त्रिकोण, एक लव ट्रायंगल का मामला हो सकता है जिसमें पति को हटाने की साजिश रची गई। पुलिस के आरोपों के अनुसार मामला कुछ ऐसा ही लगता है। उनका दावा है कि सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची। और बात सिर्फ साजिश तक ही सीमित नहीं रही। आरोप ये भी है कि इस हत्या को अंजाम देने के लिए बाकायदा सुपारी दी गई। सुपारी? जी। मध्य प्रदेश से 3 लोगों को इस काम के लिए हायर किया गया, जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट किलर बताया जा रहा है। इनके नाम है विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी। बाप रे, मध्य प्रदेश से मेघालय तक कॉन्ट्रैक्ट किलर्स! ये तो मामला और भी ज्यादा संगीन हो जाता है। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ इस कथित हत्या को अंजाम दिया गया, कोई मौका नहीं छोड़ा गया। पुलिस का तो यही मानना है। उनका आरोप है कि यह पूरी तरह से प्लान किया गया था। जगह चुनी गई, तरीका सोचा गया और फिर उसे अंजाम दिया गया। और जो पहलू इस मामले को और भी ज्यादा चौंकाने वाला बनाता है वो है पुलिस का ये दावा। क्या? कि जब वे साइबरडोंग फॉल्स के पास राजा रघुवंशी की कथित तौर पर हत्या की गई, उस वक्त सोनम रघुवंशी वहीं घटनास्थल पर मौजूद थीं। क्या कह रहे हैं? मतलब आरोप ये है कि पत्नी की मौजूदगी में ही पति की हत्या हुई। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। अगर ये सच है तो इसके पीछे की मानसिकता क्या रही होगी? ये वाकई झकझोर देने वाला आरोप है। निश्चित रूप से यह आरोप मामले की गंभीरता को कई गुना बढ़ा देता है। सोचिए
किसी प्रियजन की हत्या में शामिल होने का आरोप लगना और फिर घटनास्थल पर मौजूद होने का आरोप, ये दोनों ही बातें बेहद गंभीर हैं। हाँ, जाहिर है, जैसा आपने कहा, ये अभी सिर्फ पुलिस के आरोप हैं और अदालत में इन्हें साबित करना अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी होगी। हाँ बिल्कुल, ये याद रखना जरूरी है कि ये सब अभी आरोप है। अच्छा, तो अब कानूनी प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची है? क्या अदालत ने इन आरोपों का संज्ञान लिया है? हाँ, कानूनी प्रक्रिया में हाल ही में एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया है। मेघालय की एक स्थानीय अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 5 आरोपियों, मतलब सोनम, रघुवंशी, राज कुशवाहा और वो तीनों कथित कॉन्ट्रैक्ट किलर्स विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी, इन सब के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं, जिसे कानूनी भाषा में चार्ज फ्रेमिंग कहते हैं। आरोप तय होना, इसका मतलब क्या होता है? क्या अदालत ने उन्हें दोषी मान लिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आरोप तय करने का मतलब ये होता है कि अदालत को पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों और जांच के आधार पर पहली नजर में, मतलब प्राइमो फेसी, ऐसा लगता है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। ये दोष सिद्धि नहीं है, ये तो बस मुकदमे की शुरुआत का एक औपचारिक कदम है। अब असली ट्रायल शुरू होगा, जिसमें दोनों पक्ष अपने अपने सबूत और गवाह पेश करेंगे। समझ गई। और इन पर आरोप क्या लगाए गए हैं? मतलब किन धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा? इन 5 पर भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। आपको याद होगा, BNS ने हाल ही में पुराने IPC की जगह ली है। तो इसमें सबसे प्रमुख है धारा 103(1), जो हत्या यानी मर्डर के अपराध से संबंधित है। इसके अलावा धारा 238A लगाई गई है, जो अपराध के सबूतों को गायब करने या नष्ट करने से जुड़ी है, जैसे शायद खाई में शव फेंकने को इससे जोड़ा जा रहा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण धारा है 61(2), जो आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए है। आपराधिक षड्यंत्र यानी पुलिस का मानना है कि ये सब मिलकर प्लान किया गया था। ये धारा क्यों महत्वपूर्ण है? आपराधिक षड्यंत्र की धारा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये साबित करने की कोशिश करती है कि अपराध किसी एक व्यक्ति का अचानक किया गया काम नहीं था, बल्कि 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच एक पहले से तय समझौता था। ऐसे मामलों में प्रोसिक्यूशन को यह साबित करना होता है कि आरोपियों के बीच अपराध करने के लिए एक सहमति बनी थी, भले ही उन सभी ने अंतिम एक्ट में सीधे तौर पर हिस्सा ना लिया हो। यहां 5 लोगों पर यह धारा लगी है, जिसका मतलब है कि पुलिस का मानना है कि इन 5 के बीच राजा रघुवंशी की हत्या का एक प्लान था, एक समझौता था। और इसे साबित करना अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि साजिशें तो गुप्त रूप से ही रची जाती है ना। सही बात है। तो अब जब आरोप तय हो गए हैं, तो आरोपियों का क्या कहना है? क्या उन्होंने इन आरोपों को माना है? नहीं, जैसा कि अक्सर ऐसे गंभीर मामलों में होता है, जब अदालत में इन 5 के सामने आरोप पढ़कर सुनाए गए, तो सभी ने खुद को निर्दोष बताया है, मतलब प्लीडेड नॉट गिल्टी। उन्होंने आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि उन्होंने ये अपराध नहीं किया है। तो अब मामला ट्रायल स्टेज पर जाएगा। आगे क्या होने की उम्मीद है? क्या कोई जमानत पर बाहर है? हाँ बिल्कुल। आरोप तय होने के बाद अब मामला मुकदमे यानी ट्रायल की तरफ बढ़ेगा। इसमें अभियोजन पक्ष अपने गवाह और सबूत पेश करके आरोपों को साबित करने की कोशिश करेगा। वहीं बचाव पक्ष यानी डिफेंस उन सबूतों को चुनौती देगा और अपने मुवक्किलों को निर्दोष साबित करने का प्रयास करेगा। और जमानत का क्या हुआ? जहां तक जमानत की बात है, तो ये जानकारी महत्वपूर्ण है कि मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया है। जमानत याचिका खारिज हो गई, इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? देखिए, जमानत याचिका खारिज होने के कई कारण हो सकते हैं। अदालत अपराध की गंभीरता देखती है, आरोपी के फरार होने का खतरा देखती है, सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना देखती है, या पहली नजर में सबूतों की मजबूती को ध्यान में रखती है। इस मामले में हत्या और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोप हैं। तो जमानत खारिज होने का मतलब है कि फिलहाल अदालत को उन्हें रिहा करना उचित नहीं लगा। हालांकि ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। आरोपी बाद में फिर से जमानत के लिए अर्जी दे सकते हैं, शायद ऊपरी अदालतों में। लेकिन फिलहाल सोनम रघुवंशी और बाकी आरोपी न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। और ट्रायल कब शुरू हो सकता है? ट्रायल की प्रक्रिया भी अब गति पकड़ रही है। अदालत ने गवाहों को बुलाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में मृतक राजा रघुवंशी के भाई को भी बतौर गवाह समन भेजा गया है। उन्हें 10 नवंबर यानी आने वाले कुछ दिनों में अदालत में पेश होकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। भाई की गवाही, ये तो काफी अहम हो सकती है इस केस में। बिल्कुल। ऐसे मामलों में परिवार के सदस्यों की गवाही अक्सर बहुत मायने रखती है। वो शादी से पहले
या शादी के तुरंत बाद के माहौल के बारे में बता सकते हैं, पति पत्नी के रिश्तों के बारे में। अगर कोई तनाव था या कोई असामान्य व्यवहार देखा हो तो वो महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। उनकी गवाही अभियोजन पक्ष के केस को मजबूती दे सकती है, या फिर हो सकता है बचाव पक्ष के लिए भी कोई नई दिशा खोल दे। इसलिए उनकी गवाही पर सबकी नजरें रहेंगी। ये पूरा मामला सुनकर दिमाग में कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो बार बार आ रहा है वो ये कि आखिर ये केस इतना ज्यादा चर्चा में क्यों है। मतलब देश भर में अपराध होते हैं, दुखद घटनाएं होती हैं, लेकिन इस मामले ने मीडिया और आम लोगों का ध्यान खास तौर पर खींचा है। इसकी क्या वजह लगती है आपको? इसके कई पहलू हैं मेरे ख्याल से। पहली बात तो वही जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, ये घटना हनीमून के दौरान हुई। हनीमून एक ऐसा समय होता है जिसे नई शुरुआत, भरोसे और खुशियों से जोड़कर देखा जाता है। हाँ, बिल्कुल। उस दौरान पति की हत्या और उसमें पत्नी के ही शामिल होने का आरोप लगना, ये अपने आप में एक बेहद चौंकाने वाली और सामाजिक धारणाओं को झकझोरने वाली बात है। ये भरोसे के टूटने की एक चरम कहानी लगती है। हाँ, ये ट्रस्ट बिट्रेयल वाला एंगल शायद लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है। भरोसे का खून जिसे कहते हैं। और क्या वजह हो सकती हैं? दूसरी वजह है मामले के कथित तत्व, जैसे एक प्रेम त्रिकोण का एंगल, फिर सुपारी देकर हत्या करवाने का आरोप, मध्य प्रदेश से बुलाए गए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स। ये सारी बातें मिलकर इसे किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म या उपन्यास की कहानी जैसा बना देती हैं। इसमें ड्रामा है, रहस्य है और मानवीय रिश्तों का एक बेहद सियाह पहलू है। ऐसी कहानियां अक्सर लोगों में कौतूहल पैदा करती हैं। और शायद सोशल मीडिया का भी इसमें एक बड़ा रोल है। आजकल ऐसी खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं और लोग अपनी अपनी राय बनाने लगते हैं। निश्चित रूप से आज के दौर में सनसनीखेज आपराधिक मामले तुरंत वायरल हो जाते हैं। लोग जानकारी शेयर करते हैं, अपनी थियरी बनाते हैं और कभी-कभी तो बिना पूरी जानकारी के ही किसी को दोषी या निर्दोष भी मान लेते हैं। इस मामले में भी ऐसा देखने को मिला है। मीडिया कवरेज और सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा ने इसे सुर्खियों में बनाए रखा है। ये कहीं ना कहीं मानवीय रिश्तों की जटिलताओं, लालच, धोखे और अपराध की तरफ समाज के एक अजीब से आकर्षण को भी दिखाता है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें, हमने मेघालय हनीमून मर्डर केस यानी सोनम रघुवंशी मामले के मुख्य पहलुओं को खंगाला। एक नवविवाहित जोड़े की हनीमून यात्रा जिसका अंत पति की कथित हत्या में हुआ, पुलिस की जांच जिसने इसे दुर्घटना से हत्या और फिर एक सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र का मामला बना दिया। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, पत्नी, उनका कथित प्रेमी और 3 कथित कॉन्ट्रैक्ट किलर्स। फिर हमने देखा कि कानूनी प्रक्रिया में आरोप तय हो चुके हैं, हत्या, सबूत मिटाने और आपराधिक षड्यंत्र के गंभीर आरोप। मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और अब मामला ट्रायल के दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां गवाहों के बयान लिए जाएंगे और सबूतों की परतें खोली जाएंगी। और हमने ये भी समझने की कोशिश की कि ये मामला इतना चर्चित क्यों है। हनीमून पर हत्या का एंगल, प्रेम त्रिकोण और सुपारी किलर्स की कहानी और मानवीय भरोसे के टूटने का पहलू। बिल्कुल। सारे तथ्यों और आरोपों को सामने रखने के बाद एक सवाल जो मेरे मन में घूम रहा है और शायद हमारे श्रोताओं के लिए भी सोचने लायक हो सकता है, वो आपराधिक षड्यंत्र के आरोप से जुड़ा है। जैसा कि हमने बात की, सभी आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया है। हाँ। ऐसे में जहां कोई सीधा कबूलनामा न हो, अभियोजन पक्ष के लिए आपराधिक षड्यंत्र यानी एक गुप्त समझौते को साबित करना कितना मुश्किल होता है। उन्हें किन चीजों पर निर्भर रहना पड़ता है? क्या वो कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेज, पैसों के लेन देन या अलग अलग किरदारों के बीच की कड़ियों को जोड़कर एक तस्वीर पेश करने की कोशिश करते हैं? और बचाव पक्ष उन कड़ियों को कैसे तोड़ता है? ये सोचना दिलचस्प है कि हमारी न्याय प्रणाली ऐसे मामलों में सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए किन प्रक्रियाओं और सबूतों के विश्लेषण से गुजरती है, खासकर जब कहानी के कई वर्जन सामने हों। ये अपने आप में एक जटिल पहेली को सुलझाने जैसा है, नहीं?